हम लोग बात कर रहे थे इतिहास से संबंधित। अब कुछ विषय से संबंधित हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे, जो कि जाहिर सी बात है आप सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे हम लोग अपना इवैल्यूएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए कई प्रोसेस है पढ़ाई का। मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का पहला प्रोसेस क्या है, कंटेंट है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं बेसिक। वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उसका आप थोरोली स्टडी करें। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक और वीडियो। जो कंटेंट जिसमें अवेलेबल होता है, उसके लिए हमने बना रखा है कंटेंट वाली एक वीडियो होती है या टेक्स्ट बुक आप पढ़ें। दूसरे पॉइंट पे होता है उसका कंटेंट का क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होता है, डिस्कशन होता है, और उसके बाद होता है एमसीक्यू। डिस्कशन के बाद आपको एमसीक्यू देना है, और एमसीक्यू के बाद जो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आता है वो चौथे पॉइंट पे होता है। तो पढ़ाई अपने आप में 4 स्टेप में चलती है। पहले आप थोरोली पढ़ते हैं या सुनते हैं। वीडियो भी आजकल टेक्स्ट बुक में शामिल कर लिया गया है, उसको समझ रहे हैं आप हमारी बात? टेक्स्ट का मतलब हो गया जो आपको कोई लेक्चर दे रहा है या कोई बात समझा रहा है वीडियो के फॉर्म में, या डायरेक्ट लेक्चर दे रहा है क्लासरूम में, या कोई टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं। ये एक स्टेज है। उसके बाद दूसरा स्टेज है आपने कितना उसको समझा, कितना पॉइंट नोट किया। और तीसरा स्टेज है कि आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं। और चौथा स्टेज है कि उस चीज को जो आपने पढ़ा है उसको टीचर आपसे क्वेश्चन दे करके आपसे पूछते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर मीडियम है आपके जज करने का एमसीक्यू। तो चौथा पॉइंट में एमसीक्यू के माध्यम से आप अपना परफॉर्मेंस देखते हैं, और टीचर आपको देखता है अपने आईने से कि आप में कितना सुधार हुआ है। तो इसीलिए आप ये देखिएगा कई कैटेगरी की वीडियोस भी बनती है। एमसीक्यू वाली जो वीडियो लास्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज है कि पॉइंट वाली वीडियोस, ऑनलाइन जो पॉइंट वाली वीडियोस होती है जो आपको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। आप तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप 2 अक्टूबर से जुड़े हुए हैं। तैयारी कॉलेज के माध्यम से, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा अन्य माध्यम से कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जा रही है। तो इसमें देखिए आप सब लोग उसको कर तो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कितना कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे हम लोगों ने कल बात की थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और जाहिर सी बात है ये वो कोई क्वेश्चन नहीं है कि अचानक कहीं से आसमान से गिर जाता है। और कोई भी क्वेश्चन जो दुनिया में है, चाहे कौन बने करोड़पति में पूछा जाता है या किसी अन्य परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये वही प्रश्न है जो आपने प्रैक्टिस पहले किया है और सुना है। तो चलिए मैं पूछता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? मैं इसमें थोड़ा ऑप्शन भी दूंगा आपको। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। सही उत्तर क्या होगा? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली? सही उत्तर क्या होगा? आप अंदाजी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इसकी क्विट नहीं कर सकते हैं ना। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे। बताइए सर, क्वेश्चन बोलना दोबारा। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? सर लयान है सर, लयान शैली, लयान। नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली? सही उत्तर है इसका द्रविड़ शैली। देखिए नागर शैली जो है ना उत्तर भारत में चलती है, और द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में चलती है, और बेसर शैली उसके बीच में चलती है जो मध्य इंडिया है। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है आपको, वो साउथ इंडिया में पड़ता है, तो इसलिए द्रविड़ शैली में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस वंश का संस्थापक था? मूल राज प्रथम। मैं 2 ही ऑप्शन देता हूं आपकी सहूलत के लिए, पल्लव वंश, सोलंकी वंश। पल्लव वंश। कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ। कोशिश अच्छी है, आपने बताया, ये भी कम बड़ी बात नहीं होती है, पर इसका सही उत्तर है सोलंकी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन है? 6वां, 7वां, 9वां? सबसे लंबा स्तंभ कौन है अशोक का? आप कोशिश कर सकते हैं, रुकिए मत, कोशिश करिए, हमारे पास 1 घंटा टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे हम। सही उत्तर बताएंगे आप? इसका सही उत्तर है 7वां, सबसे लंबा है अशोक का। चलिए आइए, तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया था? तुगलकाबाद, मैं ऑप्शन देता हूं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। 2 ही ऑप्शन में चुनिए। मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गलत आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदला था, मुद्रा, प्रतीक मुद्रा लाया था, बहुत सारे मशहूर है, पर यह काम किया तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। और नेक्स्ट, किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको ISPCS ग्रुप सी में। किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। बस 2 ही ऑप्शन देता हूं। बताइए, इतना सोचिएगा। राजकिरण, कोमल? 5वीं है। इसका सही उत्तर है 7वीं। इसीलिए तो ये इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया? बहुत ही आसान और मशहूर सवाल है। महाराजा रंजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह। जंतर मंतर किसने बनवाया दिल्ली में? सही उत्तर क्या होगा सिद्धांत? जय सिंह है, जय सिंह। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, बहुत सही जवाब, जय सिंह। एकदम सही सिद्धांत, बहुत सही आप बोले। जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया और 4 नगरों की भी स्थापना की थी। जयपुर भी ये उनका है। 4 नगर में उन्होंने सोलर सिस्टम को, उस समय का जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसको स्थापित किया था। विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु? पहला वाला हेरोडोटस। कौन बोला? सिद्धांत, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपसे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? द्रविड़, ब्राह्मी, भाव चित्रात्मक? कोशिश कीजिए। राजकिरण, जमुई, कोमल, नवीन? फिर से पढ़ता हूं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? द्रविड़, ब्राह्मी, भाव चित्रात्मक? शायद द्रविड़ थी। और कोई कोशिश करो। राजकिरण? हाँ बोलो। चित्रात्मक। वेरी गुड, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र में थी, शब्दों में नहीं थी। वीर शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देता हूं, नासिक, शिवनेर दुर्ग, पूना? नासिक। कोई और? पूना। और कोई कोशिश करो। सही उत्तर है शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग में
जन्म हुआ था। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था? कल मैंने कहा था आपको, अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था? यह आईएएस से लेके हर एग्जाम में आ चुका है। जेम्स प्रिंसेप, बेयरहम सैनी, दालमी। सही उत्तर कौन है? अशोक के जेम्स ने। वेरी गुड, जेम्स प्रिंसेप। राजकिरण सही जवाब है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले, कल मैंने कहा था कि पढ़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लिपि को आज ऐतिहासिक काल में रखा जाता है क्योंकि वहां पे स्पष्टतः लिखना प्रारंभ नहीं हुआ था पूरे तौर पे। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? 12वां, 13वां, 7वां? बताइए। 12वां, 13वां या 7वां? 13वां है अशोक के उसमें। वेरी गुड, 13वां शिलालेख में विजय का वर्णन है कलिंग युद्ध का। बताइए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष पराजित किया? 1192, 1193, 1194? 1192 में। बहुत स्मार्ट सिद्धांत, बहुत सही जवाब है आपका। 1192 में। 1191 में वो नाकामयाब हो गया था, हार गया था एक तरह से मोहम्मद गौरी, और 1192 में वो पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। कलहन, वात्स्यायन, शूद्रक। कामसूत्र के रचनाकार। सर ऑप्शन। कलहन, वात्स्यायन, शूद्रक। वेरी गुड, बहुत सही जवाब है आपका राजकिरण, एकदम सही कर रहे हो। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहन या वानभट्ट? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन या वानभट्ट हैं? बताइए। रखना पड़ेगा इस तरह के प्रैक्टिस सेट को। कौन है? कलहन है राजतरंगिणी के लेखक। ये जम्मू कश्मीर में बहुत महान इतिहासकार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? दो ही ऑप्शन में चुनिए। दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, बहुत सही जवाब सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? इब्राहिम लोदी के थे। नो, अलाउद्दीन खिलजी बहुत मशहूर है अमीर खुसरो, और उसने भारत में एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत मशहूर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 516 ईस्वी पूर्व या 563 ईस्वी पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन जवाब। क्या 63 जी। एक इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंट एग्जाम में आते रहते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो हमने आपके लिए तैयार किया है, ये सब अवेलेबल है आपको। हमने एक एमसीक्यू लिंक भेजा था, उसमें सब चीज का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एकेडमिक क्या, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और कॉम्पिटिटिव का, ईएसपीसीएस ग्रुप सी में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। चलिए ये भी प्रश्न वहीं से मैं ले रहा हूं, और हमने ये प्रश्न पूर्व के प्रश्नों से लिया है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत। मैं ऑप्शन देता हूं, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी।
क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। 78 ईस्वी में या 58 ईस्वी में? बताइए। पता नहीं है। सही उत्तर है 78 ईस्वी। आप में से ये बताइए, भारत में सबसे मशहूर 3 संवत कौन कौन हैं जो इतिहास में है? मैं बताता हूं। विक्रम संवत, उसके बाद शक संवत, उसके बाद गुप्त संवत। विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में है वो, और शक संवत जो है 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत है 319 ईस्वी में। समझ रहे हैं बात को? चलिए, मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर? बताइए, बेहतरीन सवाल है। औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? मयूर तख्त का निर्माण किसने किया? सुन रहे हैं आप? आवाज जा रही है राजकिरण, सिद्धांत? जो सर जा रही है। हाँ, मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर है शाहजहां। चलिए, ये क्वेश्चन भी काफी पूछता है। फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं दो में से चुनिए। फाहियान किसके शासनकाल में? हाँ नवीन, क्या बोल रहे हो? चंद्रगुप्त। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त एक नाटक भी है, उसमें हुन आक्रमण दिखाया गया है उसका। तो बताइए, हुनों का, हाँ क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा हूं। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में भारत में हुआ? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? सही उत्तर मैं बताता हूं आपको, स्कंदगुप्त। सारनाथ स्तंभ किस शासक का है? समुद्रगुप्त या अशोक? समुद्रगुप्त। सुशांत क्या बोल रहे हो? सर समुद्रगुप्त। नो, अशोक सही उत्तर है। अशोक? हाँ, मैंने बोल दिया था अशोक। अच्छा, अशोक बोला था नवीन ने। वेरी गुड। थोड़ा आवाज कभी कभी गूंज जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। बहुत बेहतरीन जवाब नवीन। चलिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क या सिमुक? सिमुक? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, सिमुक? ससीमुख। बहुत सही जवाब है, सिमुक। वेरी गुड। इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो सही है या गलत, आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। हाँ, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 या 15? कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 है। वेरी गुड, 10 मंडल बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, शिवाजी की मां का नाम क्या था? शिवाजी की मां का नाम बताइए, पुतली बाई या जीजाबाई? जीजाबाई। सर जीजाबाई। वेरी गुड, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। बहुत सही जवाब है आपका। बताइए, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में या मध्य प्रदेश में? गुजरात में।
सही जवाब है नवीन। सर मध्य प्रदेश में सोमनाथ मंदिर। गुजरात, गुजरात सही उत्तर है। सर गुजरात में? गुजरात में अटैक किया था ना सोमनाथ मंदिर में। किसने अटैक किया था? गुजरात में किसने अटैक किया था ये बताओ। ये उसका नाम याद करके बताओ, वो आपके दिमाग में एकदम जुबान पे रहना चाहिए। नाम याद था सर। कौन? गजनी ने। हाँ, महमूद गजनवी उसका नाम है। और ये बताइए कब आक्रमण किया था? बहुत मशहूर है, चूंकि ये बात आ गई है। सर एक मिनट बच्चों, आप ये क्वेश्चन नोट भी करते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा नोट भी करिए। यस मैम। यस मैम। मैम सर की वीडियो से कर लेते नोट तो मैम सब। यस मैम। वीडियो में सारी चीजें अवेलेबल है, पूरा इतिहास है। ओके ओके, सर की वीडियो से वो मिल जाएंगे। और अपनी याददाश्त के लिए फटाफट नोट भी करते हैं। हाँ, याददाश्त के लिए कुछ पॉइंट। की एक नोटबुक बने ना, उसमें हर सब्जेक्ट, जब मैं देखूं आपके पास कभी, तो उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके पास हो, जो आप क्लास में बैठ के कर रहे हो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे ये होगा कि आप कभी भी पलटेंगे उसको तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो सर बता रहे हैं फटाफट उसको नोट भी करते जाइए। ओके सर। एक्चुअली क्या है ना, जब सामने वाला बताता है तो इंटर रिलेट करके बता रहा है। वो क्वेश्चन तो आइसोलेशन में रहता है, प्रैक्टिस है। तो मैं तो अब जैसे सोमनाथ मंदिर की बात आ रही है तो बात आ रही है तो बहुत बात निकल जाती है उसमें से, समझ रहे हैं? तो सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था ये बता दीजिए। वो सन याद है किसी को? सर 1000 पता है, कितने हजार ये पता नहीं। और कोई वो है 1025 ईस्वी को, ठीक है? हाँ। और बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया? आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, हिंदू धर्म से जैन बन गया था, साउथ में चला गया था। तो उसका टीचर कौन था? उसको किसने शिक्षा दी थी? मैं ऑप्शन देता हूं, स्थूलभद्र या भद्रबाहु। स्थूलभद्र या भद्रबाहु, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु के ट्रेनिंग में वो साउथ इंडिया में चला गया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कैवल्य की प्राप्ति होती है, आपको पता है। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन, विद्यालय या दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट। कोशिश कीजिए। दंती दुर्ग इसका सही उत्तर है। चलिए, एक क्वेश्चन है, कल भी मैंने पूछा था आपसे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति के समय, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। सर अशोक। अशोक था। आपको पता है अशोक के समय में अशोक बौद्ध हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन हो गया था, वो चला गया था आपको साउथ इंडिया, ठीक है? अशोक था जो बौद्ध, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। तो अशोक था। अशोक के समय में इसने तृतीय बौद्ध संगठन का आयोजन किया था, अशोक ने। और किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? सरदार पटेल। वेरी गुड नवीन, बहुत सही उत्तर है आपका, बहुत सही, काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषनी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मैं दो ही ऑप्शन देता हूं, बक्सर का युद्ध या दशराज युद्ध? बक्सर का युद्ध। पुरुषनी नदी पे दसराज युद्ध। दसराज युद्ध सही आंसर है चिंतान। 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध था वो। पुरुषनी आधुनिक किस नदी का?
वो 10 राजा थे ना सर उसमें लड़ने वाले। हाँ 10 राजा थे उसमें लड़ने वाले, 5 जो है मतलब ऊंची जाति से थे, 5 नीची जाति थे, इसलिए उसे 10 राजयूथ कहते हैं। आप ये बताइए पुरुषनी आधुनिक रूप से किस नदी का नाम है? मैं ऑप्शन दो क्या? ये तो ऐसे ही उसी से जुड़ा हुआ पूछ रहा हूं। सतलज, रावी, बताइए कौन सा सही है? सर रावी सर रावी। रावी का संस्कृत नाम है पुरुषनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां या औरंगजेब? शाहजहां। बहुत सही जवाब है नवीन, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप। दक्षिण भारत को पराजित करने का पहला प्रयास दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी? सिकंदर लोदी। नो, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था, बाजार नियंत्रण, और आपने देखा भी अमीर खुसरो उसी के काल में थे, बहुत बड़े शायर थे वो। अंकोरवट मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बड़ा मंदिर है ये, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसको। अंकोरवट मंदिर किस देश में है? ईरान में या कंबोडिया में? ईरान में है या कंबोडिया में है? सर कंबोडिया में। सर कंबोडिया में। बहुत सही उत्तर है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बलबन या अलबेरूनी? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बलबन था या अलबेरूनी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सही उत्तर है अलबेरूनी। आपको मैं एक बात बता दूं, अलबेरूनी भारत में पहली बार भारत को एक ऐसा इतिहासकार था कि भारत के बारे में अच्छी बात पहली बार और सही वैज्ञानिक तरीके से भारत का इतिहास लिखने वाला अलबेरूनी था। उसकी किताब का नाम कोई बताइए जो बहुत मशहूर है। यूनानिमसली अलबेरूनी को एक्सेप्ट किया जाता है। अलबेरूनी ने न्यूट्रल होकर के भारत का इतिहास लिखा और भारत की महानता के बारे में और भारत के लोगों के बारे में सही रूपन सबसे पहले किसने किया? अलबेरूनी ने। उसके किताब का नाम बताइए। किताबुल हिंद, नाम सुना है? किताबुल हिंद सुन रहे हैं आप लोग? किताबुल हिंद का मतलब हिंदुस्तान की किताब, भारत की किताब किसने लिखी? अलबेरूनी ने। पहली बार भारत के बारे में अच्छी छवि बताने वाला इतिहासकार यही है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग 5 या 6? बताइए। दो ही ऑप्शन तो है, कुछ भी बोलिए। 5। वेदांगों की संख्या 6 है। अच्छा ये बताइए वेदांग का क्या मतलब है? कोई बताइए अपने मन से सोच के। वेदांग, वेद का अंग, वेदांग का क्या मतलब है? सर शिक्षा वगैरह, सर शिक्षा जैसे व्याकरण वगैरह सर इसमें। वेरी गुड सिद्धांत। अब मैं आपको समझा देता हूं। वेदांग का मतलब है, वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसकी मदद से वेद को पढ़ा जाता है। अगर आपको वेद को सही से पढ़ना है तो वेदांत पे आपका कमांड होना चाहिए, वेदांत को आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। महाभारत के रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि या वेद व्यास? वाल्मीकि। महाभारत के थे वेद व्यास, वाल्मीकि रामायण के हैं। व्यास है सर। हाँ वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णुगुप्त नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य? सर चाणक्य। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर, चाणक्य। जिसने अर्थशास्त्र लिखा उसको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अल्बेरूनी किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन देता हूं, अभी अल्बेरूनी की बात गुजरी थी, याद है? अभी तुरंत वही अल्बेरूनी है जिसकी बात मैं कर रहा था। उसने किताब लिखी, किताबुल हिंद। किसके समय में भारत आया था? महमूद गजनवी या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। नो, महमूद गजनवी का इतिहासकार था, उसके साथ आया था। तो महमूद गजनवी ने कब हराया था? ध्यान रहे आपको, पृथ्वीराज चौहान को अभी गुजरा था, जस्ट रिलेट कीजिए, कब हराया था? अभी गुजरा था 1192 में, ठीक है? 1192 में हराया था सर। हाँ, महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 में हुआ, वो मोहम्मद गौरी ने हराया था। सॉरी, महमूद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे। कब किया था उसकी बात कर रहा हूं, 1025 में। 1025 में, हाँ। और एक और क्वेश्चन, अच्छा कई क्वेश्चन अभी लेने हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास। चहलगामी संगठन का विनाश किसने किया? चहलगामी, बलबन या इल्तुतमिश? बलबन या इल्तुतमिश? इसका सही उत्तर है बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद? काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। सिद्धांत क्या बोल रहे हो? स्वामी सहजानंद। वेरी गुड, स्वामी सहजानंद। किसान, हमारे देश में ज्यादातर किसान हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद है। काफी क्वेश्चन आता है ये। एलोरा का गुफा किस राज्य में स्थित है? अभी बात हुई थी, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए, एलोरा की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बहुत सही, बहुत सही। और वहां पे जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपका, मैं देखना चाह रहा हूं आपके दिमाग में वो बात है कि नहीं। किस शैली में थी वो? द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में जो शैली है उसका नाम क्या है? द्रविड़। वो तो दक्षिण भारत है ना। उत्तर भारत की शैली को क्या बोलते हैं? नागर शैली। और दक्षिण भारत में जो शैली है, जिस शैली से मंदिर बनते हैं, उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में जो बनते हैं उसको बोलते हैं बेसर शैली। जान लीजिए, ये क्वेश्चन खूब आता है, एक क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन? ताम्रयुगीन। कौन सी? ताम्रयुगीन सर। और कोई? सही उत्तर है कांस्य युगीन। अच्छा, कांस्य। हाँ, अब आपको ये जानने की जरूरत है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्या है और ताम्रयुगीन सभ्यता क्या है, लौह युगीन क्या है, ये सारी चीजें क्या क्या है। देखिए, कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है, एलिमेंट पे बेस्ड है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अब जैसे आज की जो सभ्यता है वो कंप्यूटर सभ्यता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सभ्यता है। आज के युग को क्या बोलते हैं? सूचना एवं क्रांति युग बोलते हैं कि नहीं? अगर कोई 200 साल बाद पढ़ेगा कि 2020 में कौन सी सभ्यता थी,
या कहेगा कि 2000 से लेके 2030 तक कौन सी सभ्यता थी, तो लोग कहेंगे सूचना एवं क्रांति की सभ्यता थी भाई लोग। और आपको मैं ये बता दूं, 2000 से पहले लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि लोग मोबाइल से भी बात करेंगे और इस तरह गूगल मीट पे क्लास भी करेंगे। ऐसा इसको आप 5 साल और बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं 2000 तक, जब हम 2005 का तो मुझे याद है, मैं आपको बताऊं 2005 में गूगल मीट फिट नहीं था ये सब। 2005 में लोगों को सिंपल मोबाइल हुआ करता था जिसको वो बहुत अमीर होता था। 2005 की बात हुआ सर? हाँ, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने देखा है अपने आंखों से। ये स्मार्टफोन वगैरह ये सारी चीजें 2008, 9, 10 के बाद आई है, समझ रहे हैं? यानी 15 साल पहले लोगों के पास 2005 नोकिया का ही मोबाइल था, बस सिंगल पीस था वो। सैमसंग था ही नहीं, वो टीवी बनाता था। तो में तो नोकिया ही फोन आया था। नोकिया ही था, कुछ और था ही नहीं। सर नोकिया ही था। अब हमने उसको नो किया, ठीक है? जब नोकिया ही था, जब तब आया तो नोकिया ने नो कर दिया। नो कर दिया सर। तो कहने का मतलब ये है, जस्ट इमेजिन कि 2005 से कांच की स्थिति में बता रहा हूं कि सिंगल मोबाइल नोकिया था और बहुत कॉस्टली मिलता था सिंपल मोबाइल, और सबके पास नहीं था, 100 में 2 लोग के पास था। 2000 से पहले चले जाओगे तो वी कुड नॉट इमेजिन कि 2000 से पहले तो बहुत मुश्किल है। 2002 के बाद भी लोगों के पास आना शुरू हुआ मोबाइल। 2000 से पहले रेयर ऑफ द रेयर, मतलब 1000 में, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में लोगों के पास थे। और 95 में चले जाओ तो लोग सोच नहीं सकते थे कभी कि कोई लोग मोबाइल से भी बात करेगा, मैं ये कह रहा हूं। और आज हम कहां चले गए? तो ये सूचना क्रांति का सभ्यता है। आज इतना आसान हो गया है, 10 साल पहले हमने सोचा नहीं था कि ऐसे भी क्लास हो सकती है। आज मैं आपको ये बताऊं, पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी, पेरिस, लंदन, जहां से तुम पढ़ना चाह रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट तुम पढ़ सकते हो, समझ रहे हैं? कोई भी कोर्स और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा आज के डेट में। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है और वो वैलिड है। आप घर बैठे बैठे अमेरिका से एजुकेशन ले सकते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। मैं जानता हूं कैसे कैसे ये सारे मूव के थ्रू भारत में भी ये कोर्सेज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में कोर्स हो रहे हैं। वो कोचिंग की बात और यूट्यूब वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो लीगल कोर्सेज है। अगर आप चाहेंगे 1 साल का कोर्स कर सकते हैं, उसमें पैसा भी नहीं लगता है, हमारे जैसे लोग पढ़ा रहे हैं और वो सर्टिफिकेट दे रहा है, वो सर्टिफिकेट मतलब फेयर है, ऐसा भी है, ठीक है? तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज है, इसमें आप मतलब वो ये जो सभ्यता है ये कंप्यूटर पे आधारित सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस पे आधारित सभ्यता है। किसी भी सभ्यता को हम पहचानते हैं उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, समझना बात को? और चलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी, जहांगीर या अकबर? सही उत्तर बताइए। जहांगीर। सही उत्तर है इसका अकबर। और आप बताएं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद? बताएं। स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही उत्तर है राजकिरण, स्वामी विवेकानंद। किस राजवंश के पास शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर दीजिएगा, गुप्त वंश या चोल वंश? चोल वंश में थी, क्योंकि साउथ इंडिया है, साउथ की तरफ थे ना ये लोग। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही जवाब है, चोल वंश। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, काफी इंटरेस्टिंग। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? लुम्बिनी या कुशीनगर?
बताएं। लुम्बिनी में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु या कुशीनगर में? कुशीनगर नेपाल ना? बिल्कुल सही, कुशीनगर में हुई थी। और नहीं, नेपाल में जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, कुशीनगर तो नेपाल में। कुशीनगर भी शायद नेपाल के पास ही है। हाँ, वहां भी मृत्यु हुई थी उनकी। सर। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था नेपाल के राज परिवार में। लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? लाल किला का नाम सुना है ना, रेड फोर्ट जो अभी है दिल्ली में। शाहजहां या अकबर? बताएं, बहुत मशहूर है, आपको जानना चाहिए। तो शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब सिद्धांत। और बताइए, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद या गुरु अर्जुन देव? गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? कलिंग, उज्जैन या तोशली? सही उत्तर है तोशली। चलिए, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत या पाली? बोलिए, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? शायद पाली। बिल्कुल सही जवाब है आपका, पाली भाषा। और महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं? महावीर जी का बताइए। सर, उन्होंने प्रकट में दिया था। और क्या बोला? प्राकृत? सब प्राकृत में दिया था। प्राकृतिक में दिया था सर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। महावीर, जैन धर्म का जो भाषा है जिसमें उन्होंने प्रचार किया था वो है प्राकृत, और बौद्ध धर्म का है पाली। एकदम सही। और बताइए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जयचंद या हेमचंद विक्रमादित्य? विक्रमादित्य। बहुत सही जवाब राजकिरण। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व या 325 ईस्वी पूर्व? बताएं, अच्छा सवाल है। 326 ईस्वी पूर्व। बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व। सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? आगरा या फतेहपुर सिकरी? बिल्कुल सही, वो अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे, इसलिए वो फतेहपुर सिकरी और अकबर ने उसका निर्माण किया था। ये सारे क्वेश्चन पूर्व में गुजर चुके हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, सूफी संत से रिलेटेड प्रश्न है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? पीर अली या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इनकी दरगाह कहां है? बहुत मशहूर है ये, दिल्ली या अजमेर? अजमेर। बहुत सही जवाब। बताइए, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? मैं ऑप्शन देता हूं, बाइबिल या जिंद अवेस्ता? बाइबिल या जिंद अवेस्ता? नवीन, बहुत सही जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब है आपका। पारसी धर्म के पूजा स्थल का क्या नाम है? अग्नि मंदिर या गुरुद्वारा? अग्नि मंदिर।
क्या सर के क्वेश्चन नंबर 1। पारसी धर्म के पूजा स्थल का क्या नाम है? अग्नि मंदिर या चर्च? अग्नि मंदिर। मंदिर होगा। पारसी धर्म आग की पूजा करता है और उसका जो धार्मिक स्थल है उसको अग्नि मंदिर कहते हैं। ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात कर रहा हूं। पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के बताइए। बहुत आसान सवाल है। महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ उनसे पहले वाले हैं। महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर हैं? टोटल कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में बताइए? कितने तीर्थंकर हुए? 24। बहुत सही जवाब राजकिरण, 24। तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम है। 23वें कौन है बताइए? आता है ये सवाल। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। और पहले तीर्थंकर का नाम पता है आपको? ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन या महाभिनिष्क्रमण? धर्म चक्र परिवर्तन। बिल्कुल सही सिद्धांत, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है? सबसे प्राचीन विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण? मत्स्य पुराण। बिल्कुल नवीन, बहुत सही उत्तर है आपका। मत्स्य पुराण है। शिल्क मार्ग किस शासक ने आरंभ करवाया था? अशोक या कनिष्क? कनिष्क सही उत्तर है। वेरी गुड। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को या कालिदास को? भारत का आइंस्टीन कालिदास। नागार्जुन सही उत्तर है, नागार्जुन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 या 1856? 1855 और 56। सही उत्तर होगा 1856, क्योंकि आपको ऑप्शन अलग अलग मिला है ना। 55 अलग है, 56 अलग है। 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और सती प्रथा को कब समाप्त किया गया बताइए? 1829 में। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? बाजार नियंत्रण अभी हमने बताया था आपको कुछ देर पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी ने। वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, प्रतीक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, ये सारे इनके बड़े काम थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे। और इनके संरक्षण में रहते थे अमीर खुसरो, जिसकी बात हुई थी। बताइए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ध्यान रहे, ये ब्रह्म समाज की बात नहीं हो रही है। ब्रह्म समाज दो हिस्से में बट गया था। एक है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? राजा राम मोहन राय। नो, केशव चंद्र सेन। अभी हमने यही बात आपको पहले समझाया है कि भारतीय ब्रह्म समाज की बात हो रही है, ब्रह्म समाज की नहीं। और बहुत आसान था उत्तर।
ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। केशव चंद्र सेन उन्हीं के चेला थे। यस सर। दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने कोही, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, प्रथम बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? जजिया कर इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 712 में सिंध पर आक्रमण किया था और सबसे पहले उसने ही जजिया कर लगाया था। बताइए, ये क्वेश्चन गुजर चुका है, मैंने डिस्कस किया आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको याद है कि नहीं। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व या 58 ईस्वी? 18 ईस्वी। 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था या 58 ईस्वी में? 58। क्या 58 ईस्वी पूर्व या 58 ईस्वी? यही तो पूछ रहा हूं मैं। विक्रम संवत की, अच्छा 58 को हटा दो, 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था या 78 ईस्वी पूर्व में? 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय ऑप्शन दे रहे थे दोनों, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में। देखिए, विक्रम मैंने आपको बताया था, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी और गुप्त संवत 319 ईस्वी। ये ध्यान रहे, हमेशा आता है क्वेश्चन, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? शून्यता का सिद्धांत, नागार्जुन या न्यूटन? शून्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत में हुआ है भाई। नागार्जुन। नागार्जुन नहीं कहते हैं, हम लोगों ने जीरो आविष्कार किया है, शून्य। नागार्जुन है, ठीक है। नागार्जुन। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन अवेलेबल हैं, जो आपको भेजे जा चुके हैं। उसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा देगा आपको। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम मिलेंगे आपसे। क्वेश्चन बोला नहीं लास्ट वाला सर? हाँ, जो क्वेश्चन बोला ना लास्ट वाला, क्या था सर ये? शून्य का आविष्कार, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट क्या थे फिर? आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे और गणितज्ञ थे। सर जीरो नहीं क्या? जीरो का आविष्कार नागार्जुन ने किया। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? इसमें ऑप्शन दो ही है, नागार्जुन या न्यूटन। अच्छा सर, जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा हूँ। एक सिद्धांत तो हमारे सामने अवेलेबल है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी सर। हाँ बिल्कुल, खोज करी थी। दोनों चीज अलग अलग है। शून्य की खोज करना, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। देखिए, एक एक बात को कई तरीके से, कई मोड में लोगों ने इस्तेमाल किया है, समझ रहे हैं? हाँ, तो शून्यता का जो सिद्धांत है नागार्जुन का है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। और आर्यभट्ट जो है ना मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड थे, ठीक है। और तो मैं समझता हूं कि अब इसको समाप्त करते हैं, टाइम हम लोगों का हो चुका है। और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कहेंगे और आप खूब प्रैक्टिस करें, मेरा यही कहना है। ये सब आपको एकेडमिक में भी काम आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंपटीशन में भी। यस सर। हाँ, किसी तरह का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा, ठीक है।